हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा फेराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, पिछले वीडियो का लिंक आपको आई टैब में भी मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज बारी है हमारी फेराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, फेराडेज सेकंड लॉ। देखो, फेराडेज सेकंड लॉ क्या है। अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ध्यान से समझना, अगर हम दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा सेल्स होने चाहिए, अगर हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, मतलब उसमें करंट सेम पास करे, तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में सेम करंट पास करे, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं मेटल के, जो कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम तीन सेल्स ले लेते हैं, एक सेल 1, एक सेल 2, एक सेल 3। तीनों के तीनों सीरीज में है, मतलब इन तीनों में सेम करंट पास कर रहा है। अगर इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जाएगा और इसमें भी करंट आई जाएगा। और हमने पढ़ा है कि रिडक्शन कैथोड पे होती है, कैथोड पे हमें एक मेटल मिलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके अंदर हम CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इसके अंदर हम करा रहे हैं AgNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं जिंक सल्फेट की। तीनों अलग अलग चीजों की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है। तो लॉ क्या कहता है, यहाँ पे देखो, हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर, यहाँ पे हमें मिलेगा सिल्वर, और यहाँ पे हमें मिलेगा जिंक। तो लॉ कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर is equal to gram equivalence of silver which is equal to gram equivalence of zinc। तो ये लॉ है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सेम अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट्स हमें मिलते हैं ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल एट रिस्पेक्टिव कैथोड। ठीक है, समझ आ गया, आसान सा लॉ है। तो लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिए आप। इफ टू और मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, if two or more than two cells are connected in series, that is, same current is passed through the three electrolytic cells, that is, same amount of current is passed through all electrolytic cells, then same number of gram equivalents, then same number of gram equivalent of respective metal is obtained at respective cathodes। Clear है? If two or more than two cells are connected in series, that is, same amount of current is passed through them, in such case, same number of gram equivalent of respective metal is obtained at respective cathode। क्लियर है? इसको समझने के लिए हमने ये छोटा सा एक एग्जांपल डिस्कस किया, ये नोट कर लो। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है, बस दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, ग्राम इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट देख लेते हैं क्या होता है। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या पूछा होगा, तो मेन बात आ जाती है सारी की सारी इक्विवेलेंट मास पे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास बाय एक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो एक्स निकालना और भी आसान हो जाएगा। एक्स क्या होता है वैसे, टोटल कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक या टोटल अनायनिक चार्ज। ठीक है, इन जनरल हम क्या लेते हैं, टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल अनायनिक चार्ज। लेकिन क्योंकि हम रिएक्शन से डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्स क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। एक्स को हम क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, मोलर मास निकालना आपको आता है, एक्स होता है हमारा एन फैक्टर। ठीक है, कोई डाउट? तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, वहां थोड़ा सा और अच्छी तरह से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, 6 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे पिछले वीडियो में। फर्स्ट लॉ पे 7th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडुलेटेड वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अरेंज्ड इन सीरीज, मतलब दो सेल्स हैं, एक में एसिडिफाइड वाटर है। ठीक है, हमारे पास दो सेल्स हैं, सेल 1
इसके अंदर है एसिडिफाइड वाटर, और एक है हमारे पास सेल नंबर 2, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। आपको गिवन है कि 0.572 ग्राम ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन, इसके अंदर हमें मिला 0.572 ग्राम कॉपर एंड 203 ml हाइड्रोजन, एनटीपी मतलब एसजीपी, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर दो सेल्स सीरीज में हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिल रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कि जो चीजें हमें मिल रही हैं उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। फर्स्ट केस में हमें हाइड्रोजन मिला तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट, सेकंड केस में हमें कॉपर मिला इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो हमें हाइड्रोजन है वो कैसे मिलता है। देखो हमें हाइड्रोजन पाने के लिए यही रिएक्शन करानी पड़ती है, ठीक है, और कॉपर लेने के लिए कॉपर सल्फेट से हमें कैसी रिएक्शन करानी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। तो हम इसका इक्विवेलेंट मास तो हमें क्वेश्चन में पूछा है तो डायरेक्टली हम नहीं निकालेंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू निकालेंगे। ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उस डाटा को यूज करके इक्विवेलेंट मास निकालो, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं इसका। लेकिन हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप, मोलर मास ऑफ एक्स, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है 2, एक्स मैंने आपको बताया यहाँ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 2। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, लेकिन हमें तो यहाँ वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन ही नहीं है, तो हमें इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में। देखो 203 ml को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। अब हमने मोल कंसेप्ट में एक चीज पढ़ी है कि 22.4 लीटर हमेशा किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। पढ़ा है ये चीज कि 22.4 लीटर में हमेशा कितना मास होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो 22.4 लीटर में कितना मास आएगा 2 ग्राम, क्योंकि H2 का मास कितना होता है 2, तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 203 ml मतलब 0.203 लीटर। तो अगर 22.4 लीटर से 2 ग्राम मिल रहा है तो 1 लीटर से कितना मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम। तो 0.203 लीटर से कितना मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 0.203 ग्राम। तो ये हो गया आपका जो मास हाइड्रोजन का मिला, ठीक है। क्लियर है, हमने वॉल्यूम को इसमें कन्वर्ट कर दिया मास के अंदर। कैसे, हमें पता है 22.4 लीटर में जो भी मास होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास हमने अभी भी निकाला 2 बाई 22.4 इंटू 0.203, और इक्विवेलेंट मास हमने निकाला हाइड्रोजन का कितना 1, ठीक है। गिवन मास ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.572 ग्राम कॉपर, तो गिवन मास हमारे पास है कॉपर का 0.572 अपॉन इक्विवेलेंट मास जो आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां से क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। कोई डाउट, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अ करंट वाज पास फॉर 5 आवर्स थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में बोल दिया तो मतलब फैराडेज लॉ लगना ही लगना है। द फर्स्ट सेल कंटेन्स UCl3 एंड द सेकंड वन कंटेन्स USO4। एक में हमें गोल्ड मिला और एक में हमें क्या मिला, कॉपर, ठीक है। तो देखो जहां पे हमें गोल्ड चाहिए, गोल्ड हमें कहां से मिलेगा, AuCl3 से, और AuCl3 में गोल्ड की स्टेट क्या है +3। तो मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फैराडेज सेकेंड लॉ लगाना है तो इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय x, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड
ये कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है 197 और x कितना आ गया 3। और अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तब जाके कॉपर मिलेगा। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो आ गई 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय x, तो एटॉमिक मास इसका दे रखा है 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विवेलेंट मास तो हमने पहले ही निकाल लिए। ठीक है, अब आपको दे रखा है 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो गिवन मास है गोल्ड का। ठीक है, और आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड, तो कितना कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है फैराडे सेकंड लॉ लगा देते हैं। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ गोल्ड मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास, गिवन मास कितना है 9.85, इक्विवेलेंट मास हमने अभी अभी निकाला 197/3। यहाँ पे गिवन मास हमें निकालना है और इक्विवेलेंट मास हमने अभी अभी निकाला कितना 63.5 डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट, इसको सॉल्व करिए और यहाँ से मास ऑफ गोल्ड निकालिए। ऑन सॉल्विंग ये वैल्यू आएगी 4.7625 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हमने इतना कॉपर डिपॉजिट तो कर लिया लेकिन इसमें कितना करंट लगा होगा। आपको टाइम दे रखा था 5 आवर्स। देखो अब ये हमारा अमाउंट ऑफ कॉपर आ गया कि हमें इतना कॉपर मिला। अब देखो कॉपर मिला कहाँ से, कॉपर सल्फेट से, और अभी अभी हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट से अगर हमें कॉपर निकालना है तो ये रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ अगर मैं 2F कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो मुझे 1 मोल कॉपर मिलेगा। 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम। तो इसका मतलब 63.5 ग्राम कॉपर ऑब्टेन करने के लिए मुझे 2F कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगी। तो ये बताओ 4.7625 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, 2F डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 4.7625। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 14,475 कूलम्स। तो ये Q आ गया, Q इज IT। ठीक है, हमें पता है जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, करंट इनटू टाइम के। तो टाइम हमें दे रखा था 5 आवर्स, तो 14,475 कूलम्स इज करंट इनटू टाइम। टाइम दे रखा था 5 आवर्स मतलब दिस मच सेकेंड, क्योंकि हम ऐसा यूनिट्स में रखेंगे। तो यहां से आपका आई आ जाएगा और उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब करंट निकालना था। कोई डाउट, समझ आ गया ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर्स रिक्वायर्ड टू लिबरेट 20 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड में Cl होता है -1 में, मुझे इससे Cl2 बनाना है। तो पहले एटम्स बैलेंस करो, यहाँ एक एटम था वहां 2 एटम थे तो 2 लगा दिया। एक का चार्ज -1, 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा -2, एक का भी 0 2 का भी 0, तो -2 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। लॉस है तो प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे। क्लियर है, तो देखो अगर मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाऊं, क्योंकि यहाँ 2 सेल की बात ही नहीं हो रही है, जब 2 सेल की बात होगी तभी सेकंड लॉ लगेगा, उससे पहले हमेशा ही क्या लगेगा, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की जगह F लिख दो। 2F कूलम से हमें कितना क्लोरीन मिल जाएगा, 1 मोल क्लोरीन। ठीक है, 1 मोल क्लोरीन मतलब 71 ग्राम। तो अगर मुझे 71 ग्राम क्लोरीन चाहिए तो मुझे 2F कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो बताओ 20 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 2F बाई 71 इंटू 20 दिस मच कूलम्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ऑन सॉल्विंग ये आएगा आपके पास 54366.19 दिस मच कूलम्स। तो ये चार्ज आ गया, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। ठीक है, आपसे स्ट्रेंथ ऑफ करंट पूछा है तो Q इज IT। Q हमारे पास है 54366.19
366.19। करंट आपसे पूछा है निकालो, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। तो सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से आई आ जाएगा। कोई डाउट? नोट कर लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटालिक वेसल ऑन अ सरफेस एरिया दिस by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of silver deposited given that the density of silver is this. देखो वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस। जैसे मैंने देखो सरफेस एरिया देखा और थिकनेस मुझे निकालनी है, थिकनेस और डेंसिटी भी है तो मतलब मैं वॉल्यूम को बीच में ले सकता हूँ। तो जैसे ही मेरे को पता चला थिकनेस है, वॉल्यूम है, एरिया है, तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक किया। क्या चीज? वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, थिकनेस मुझे निकालनी है, एरिया मुझे दे रखा है, अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं बात बन जाएगी। तो मतलब मेरा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? वॉल्यूम निकालना। और मुझे पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे दे रखी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मतलब अगर वॉल्यूम निकालना है तो अब मेरा मेन मोटिव कहाँ आ गया? मास निकालने पे। आहा, मजा ही आ गया। मास तो मुझे निकालना आता है, कैसे? फैराडेज फर्स्ट लॉ से। देखो सिल्वर हमने डिपॉजिट किया, अब देखो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। मतलब अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो मुझे सिल्वर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1F कूलम से मुझे 1 मोल सिल्वर मिल जाएगा। 1 मोल सिल्वर मतलब 108 ग्राम। तो मेरे को 1F कूलम से 1 मोल मिलेगा। मैंने कितना करंट पास किया? 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स। तो Q कितना आ गया? Q इज IT 0.5 एम्पियर्स फॉर 2 आवर्स। तो मतलब 2 इंटू 3600 दिस मच कूलम्स। तो 1F कूलम से 108 ग्राम मिल रहा था, तो 1 कूलम से कितना मिलेगा? 108 बाई 1F ग्राम। ठीक है, और मैंने कितना करंट पास किया है? 0.5 इंटू 2 इंटू 3600 कूलम। इतने कूलम से कितना अमाउंट मिल गया? दिस मच ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 4.02। ठीक है, ऑन सॉल्विंग ये वैल्यू आपके पास आ रही है 4.029 ग्राम। तो मास आ गया, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको डेंसिटी वगैरह दे रखी थी यहाँ पे। डेंसिटी आपको दे रखी थी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दे रखी है 10.5, मास अभी अभी हमने निकाला 4.029, वहां से क्या आ जाएगी आपकी वॉल्यूम? तो वॉल्यूम कितनी आ गई? 0.383। तो 0.383 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गई। अब मुझे पता है वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस। तो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है? एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, वॉल्यूम मेरे पास कितनी आई? 0.383। एरिया मेरे को कितना दे रखा था? 900 इंटू थिकनेस। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां से क्या आ जाएगा? थिकनेस आ जाएगा, और वो किस में रहेगा? सेंटीमीटर्स में। कोई डाउट? समझ आया? देखो सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी इसके अंदर एक ट्विस्ट सा तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 11th question, if the current of 0.5 ampere flows through the metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? तो ये तो सिंपल सा मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने मोल कंसेप्ट में बहुत किए हैं। देखो 0.5 एम्पियर करंट पास किया आपने 2 आवर्स के लिए, तो हम चार्ज निकाल लेते हैं कि हमने कितना पास किया। Q इज IT। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से चार्ज आ जाएगा 3600 कूलम्स। अब देखो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा याद रखना कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1F कूलम्स।
1F कूलम मतलब 96500 कूलम। तो मतलब अगर 96500 कूलम इतना चार्ज पास करता तो कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाते? 1 मोल। तो अगर चार्ज पास किया है 3600 कूलम तो कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा? दिस मच मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। ये आएगा 0.037 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर मोल हटाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.037 इंटू एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आंसर होगा। विदाउट, आसान है क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट ऑफ 3 एम्पियर वाज पास फॉर 2 आवर्स थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से हमने कॉपर निकालना है। तो कॉपर सल्फेट से जब मैं कॉपर बनाऊंगा तो यही रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब 2F कूलम अगर मैं पास करता तो 1 मोल कॉपर मुझे मिल जाता, जिसका मास होता 63.5 ग्राम। ठीक है, और मैंने कितना चार्ज पास किया? 2 एम्पियर 2 आवर्स, 3 एम्पियर 2 आवर्स। तो Q इज IT। करंट है 3 एम्पियर्स, 2 आवर्स के लिए पास किया है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 21,600 कूलम्स। ठीक है, तो 2F कूलम से इतना कॉपर मिलता है। तो बताओ 21,600 कूलम से कितना मिलेगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू 21,600। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 7.106 ग्राम। तो हमारे हिसाब से थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? 7.1, लेकिन मिला कितना? 3 ग्राम। तो परसेंटेज करंट एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? कितना मिला डिवाइडेड बाय कितना मिलना चाहिए था, इनटू 100। कितना मिला? 3 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 ग्राम मिला, और मिलना कितना चाहिए था? 7.106 ग्राम इनटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 42.21%। समझ आया? नोट कर लो इससे। फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 3 कंडक्टिविटी सेल्स A, B एंड C कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट। A के अंदर मेरा है जिंक सल्फेट, ठीक है। B के अंदर मेरा है सिल्वर नाइट्रेट, और C के अंदर मेरा है कॉपर सल्फेट। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो करंट आपको दे रखा है 1.5 एम्पियर इज पास्ड, और हमें मिला 1.45 ग्राम सिल्वर। तो सिल्वर हमें मिला 1.45 ग्राम, ठीक है, एट द कैथोड बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब टाइम निकालना है। और आपसे पूछा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी डिपॉजिटेड। तो देखो पहले तो हमें सिल्वर का अमाउंट गिवन है, तो वहां से टाइम निकाल लेते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ यूज करके। देखो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकाला, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो सिल्वर मिल जाएगा। तो मतलब 1F कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो 1 मोल सिल्वर मुझे मिल जाना चाहिए था, मतलब 108 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 108 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? 1F कूलम। कोई डाउट? तो 108 ग्राम के लिए इतनी लग रही है, और हमें सिल्वर कितना मिला? 1.45। तो 1.45 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? दिस मच कूलम। तो ये चार्ज आ गया। चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट आपको दिया हुआ था, करंट आपको कितना दिया हुआ था? 1.5 एम्पियर। तो इसका मतलब Q इज IT लगा देते हैं। Q इज IT। Q हमारे पास आ गया है 1F अपॉन 108 इंटू 1.45। करंट हमें दिया था 1.5, तो करंट हमें दे रखा है 1.5 इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये आएगा आपका
863.734 सेकेंड्स। ठीक है, इतने टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की। तो या फिर हम कह सकते हैं 14.39 मिनट्स। तो ये तो आपका टाइम आ गया। ठीक है, और आपसे पूछा था अमाउंट ऑफ सिल्वर, अमाउंट ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड। तो देखो, अमाउंट निकालने के लिए मुझे फैराडे सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो सेल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैराडे सेकंड लॉ लगाने के लिए मुझे इक्विवेलेंट मास चाहिए होगा। इक्विवेलेंट मास के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक्स की वैल्यू। एक्स होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकाल लेता हूँ। जिंक सल्फेट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये जिंक में जाएगा, तो मतलब इसके लिए एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो बताओ इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, मोलर मास बाय x। मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 65.3 और x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सिल्वर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर था +1 में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में गया, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी आई, 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो बताओ इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 108/1। ठीक है, और अगर कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट में कॉपर है +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये जाएगा कॉपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 63.5 डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट? ठीक है, इक्विवेलेंट मासेस आ गए हमारे पास। अब देखो, इसको रब कर दें नीचे वाले पार्ट को। तो अब देखो, हमारे पास 3 सेल्स हैं और तीनों सीरीज में हैं, तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल, मतलब पहले सेल में जिंक इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो पहले मैं इन दोनों को यूज करके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक निकाल लेता हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास ऑफ जिंक, जो मुझे निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास है इसका 65.3 divided by 2. This is equal to gram equivalent of silver. Given mass of silver which is 1.45 upon equivalent mass. तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जिंक का मास आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, मतलब गिवन मास ऑफ कॉपर जो मुझे निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मैंने निकाला अभी अभी 63.5/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ कॉपर। कोई डाउट? समझ आ गया? आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे प्रैक्टिस कराना था फैराडे सेकंड लॉ पे। यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी खत्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का। ठीक है, तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों पढ़ लिए हैं। अगले लेक्चर में हम कंडक्टेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, होपफुली आपको अब तक का चैप्टर आसान लगा होगा, समझ आ गया होगा। अब तक का जितना भी हमने पार्ट किया है उसके डाउट्स मैं अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसके नोट्स बनाइए, अगली क्लास में मिलते हैं।